रूबरू में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और आज हमारे साथ हैं सियासत के सदाबहार लीडर, सियासत के सदाबहार हीरो आप इनको कह सकते हैं। कविताएं भी लिखते हैं, अदाकारी भी कर चुके हैं, बहुत सारी फील्ड्स में हाथ आजमा चुके हैं रामदास अठावले साहब। और सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट वजीर हैं ये मरकज़ी हुकूमत में, लंबे वक्त से सियासत कर रहे हैं। सर इस्तकबाल है आपका, कैसे हैं? हाँ, सब ठीक है खुर्शीद जी, सब ठीक है, सब मज़े में, ऑल वेल। ऑल इज वेल। ये बताइए सर, जैसे मैंने कहा, ऑल इज वेल, देयरफॉर आई एम नॉट फेल। वाह वाह वाह। इंस्टेंट शायरी में जो है वो आपका कोई सानी नहीं है। कहीं भी हो, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी मौके पर इंस्टेंट शायरी करने में आप कभी पीछे नहीं रहते। नहीं ठीक है, मैं पीछे नहीं रहता हूँ, मैं आगे ही जाता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर अच्छे तजुर्बे है, संस्कार है मेरे ऊपर। बिल्कुल। और इसीलिए मैं कविता करता हूँ, लिखता हूँ। संसद में मैं जब मेरा भाषण होता है तब मैं मेरी कविताएं सुनाता हूँ। जब सभा होती है उस सभा में मैं मेरी कविताएं सुनाता हूँ और सभी लोगों को मनाता हूँ। और ठाके भी लगवा देते हैं फिर पार्लियामेंट में, अगर माहौल जो है वो कुछ गमगीन है या फिर जो है वो गुस्से भरा है या मतलब कुछ इस तरह का माहौल है तो उसको आप हल्का भी कर देते हैं। हाँ, मतलब जब माहौल बहुत सीरियस होता है, एक दूसरे पर बहुत बड़े अटैक होते हैं, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, ऐसे वक्त पर अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं पूरे हाउस को मैं मतलब एकदम चेंज करता हूँ। और इसीलिए स्पीकर मुझे बहुत बार ऐसे वक्त पर मुझे बोलने का मौका देते हैं ताकि मेरा भाषण सुनकर पूरा हाउस एकदम चकाचक हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। और जैसे मैंने कहा, सियासत के सदाबहार लीडर हैं आप, और सियासत का जो रुख है या फिर जो सियासत की हवा है वो किस तरफ चल रही है, कहाँ जाएगी, कैसे चलेगी, क्या कुछ होने वाला है। और आपकी तरह रामविलास पासवान साहब भी थे, तो आप जो है ये जो सियासत का रुख भांप लेते हैं, ये मतलब ये जो कला है ये कम आदमियों में होती है और किसी में ये नहीं होती। ये आए कहाँ से, कौन गुरु है ये आपका? नहीं, गुरु का विषय नहीं है। जब माहौल हम देखते हैं कि देश का माहौल क्या है, मतलब देश की पॉलिटिकल हवा कहाँ जा रही है, कहाँ जाकर पहुँचने वाली है, कहाँ से हवा आने वाली है जी। और इसका स्टडी नहीं रहेगा तो पॉलिटिक्स में सफल होना बहुत बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। तो मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन मेरी पार्टी छोटी होने के बावजूद भी मैं जिसको सपोर्ट करता हूँ वो सत्ता में आते हैं और उसके बदले मुझे भी सत्ता मिलती है। तो आज तक मैंने जो भी निर्णय लिए, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ रहा। जब कांग्रेस पार्टी की हवा थी तो मैं उनके साथ था। जब कांग्रेस पार्टी की हवा पूरी निकल चुकी और जब नरेंद्र मोदी जी की हवा पूरे देश भर में फैलने लगी, मोदी 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 जी के नारे पूरे देश भर में घूमते रहे, और मैंने फिर महाराष्ट्र में मैंने निर्णय लिया कि अभी कांग्रेस पार्टी के साथ रहना कोई ठीक बात नहीं है। खतरे से खाली नहीं है। हाँ, खतरे से खाली नहीं है कांग्रेस का साथ देना। हाँ, मतलब हाँ, खतरे से खाली नहीं है। सियासी तौर पर, हाँ, सियासी तौर पर वो उस वक्त खतरे से खाली नहीं था कांग्रेस का साथ देना। कांग्रेस का हालत ऐसी थी कि भाई वहाँ रहना मुझे मेरे लिए बहुत बड़ा ठीक नहीं था। मुझे कांग्रेस ने शिरडी में हराया था। जब मैं फर्स्ट यूपीए में 2004 में मैं पंढरपुर से चुनकर आया था महाराष्ट्र से, तब मुझे मंत्री नहीं बनाया। मैंने सोनिया गांधी जी को मनाने की कोशिश की, शरद पवार साहब को मैंने बोला, मुझे आश्वासन भी दिया कि जब विस्तार होगा तब आपको मंत्री बनाया जाएगा रिपब्लिकन पार्टी को। मैं बार बार उनको ये बता रहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी नेहरू जी के मंत्रिमंडल में थे, उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी को कभी मौका नहीं मिला है। तो मुझे अगर आप मंत्री करते हैं तो आपको उसका फ़ायदा होगा, मेरे से ज़्यादा फायदा आपको होगा। दलित समाज तो आपके साथ ही है, लेकिन और भी ताकत से आपके साथ आएगा। लेकिन मुझे कांग्रेस पार्टी ने ना मंत्री बनाया, ना शरद पवार जी ने तो महाराष्ट्र में तो मुझे मंत्री बनाया था, लेकिन दिल्ली में मेरी इच्छा थी कि भाई बाबा साहब जिस मंत्रिमंडल में थे उस मंत्रिमंडल में एक बार आना ही चाहिए। और इसीलिए मुझे जब कांग्रेस पार्टी ने मंत्री भी नहीं बनाया, शिरडी में मुझे हराया। और शायद मैं याद दिलाता हूँ आपको, मैं 2009 के चुनाव में मैं हारा था जी, शिरडी जाकर के। शिरडी में मुझे हराया था, मैं हार गया था। एक तरीके से सियासी धोखेबाजी आपके साथ हुई थी। हाँ, तो 3 महीने के बाद जी, 3 महीने के बाद मुझे लगा था कि मैं एक पार्टी का लीडर हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ रहा हूँ,
तो मुझे एक मतलब गेस्ट अकोमोडेशन देगी जी। और मेरा सामान मैं वहाँ शिफ्ट करूँगा, लेकिन मैंने कोशिश करने के बावजूद भी मुझे गेस्ट अकोमोडेशन में मिला नहीं। और मैं महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में मैंने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया था। जी। तो मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि इसका सामान ही घर से बाहर निकालेगी। हाँ। और मेरा सामान बाहर निकाला। बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो किताब थे वो किताब बाहर निकाली। बुद्ध की मूर्तियाँ थी वो उन्होंने रास्ते पर फेंक दी। तो जिस कांग्रेस पार्टी ने, मैंने सोचा था कि जिस कांग्रेस पार्टी ने मेरा सामान बाहर फेंक दिया है, उस कांग्रेस पार्टी को 2014 के चुनाव में मैं सत्ता से बाहर फेंक दूंगा। और मैंने नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती की और कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर हमने कर दिया है। ये जो सियासत में खींचतान चलती है और वादा खिलाफी होती है, और यही वजह है शायद कि अभी जो कुछ महाराष्ट्र में पिछले दिनों हुआ सियासत में, जो भी वहाँ पर एक तरीके से शिवसेना की हुकूमत थी, फिर शिवसेना के कुछ लीडर्स को बीजेपी ने तोड़ा और फिर वो अब नई हुकूमत वहाँ पर बन गई है। तो ये सियासत में चलता रहता है। क्या लगता है जो आपकी स्टोरी है और ये जो महाराष्ट्र की जो हुकूमत बनी है उसको कैसे आप जोड़ते हैं? हाँ, तो मतलब नहीं, मेरी स्टोरी तो अलग है, मेरी स्टोरी तो अलग है, लेकिन शिवसेना की जो स्टोरी है, ये शिवसेना, मैं एक याद दिलाना चाहता हूँ कि बाला साहब ठाकरे जी जो शिवसेना के सर सेनापति थे, और मैं मतलब एक बार उनको मिलने के लिए गया था उनके जन्म दिवस के अवसर पर, उनको बधाई देने के लिए जी। तो बाला साहब ठाकरे जी के साथ मेरी 1 घंटा पर चर्चा हुई और बाला साहब ने मुझे बोला कि शिव शक्ति और भीम शक्ति एक साथ आनी चाहिए जी। तो शिव शक्ति भीम शक्ति अगर एक साथ आ जाती है तो कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर करने में हमको दिक्कत नहीं आएगी। और आप कांग्रेस पार्टी के साथ रहती है इसीलिए उनको सत्ता मिलती है, इसीलिए हमको नहीं सत्ता मिलती है। तो कांग्रेस पार्टी ने आपको शिरडी में हराया है, कांग्रेस पार्टी ने आपको मंत्री नहीं बनाया है, कांग्रेस पार्टी ने अपना सामान जो था एयरटेल लोधी स्टेट में वो बाहर फेंक दिया है। तो कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर फेंकने के लिए आप हमारे साथ आने वाले हैं या नहीं है? इसी तरह का सवाल उन्होंने मेरे सामने किया और मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत करने के बाद मुझे सभी लोगों ने ये सुझाव दे दिया कि राजनीति में इसी तरह का अलायंस करना बहुत बड़ा ज़रूरी है। अगर कांग्रेस पार्टी का बदला लेना है तो आप अकेला बदला नहीं ले सकते हैं, अलायंस करना ज़रूरी है। तो अलायंस करना जरूरी है। और इसीलिए शिव शक्ति भीम शक्ति का जो प्रस्ताव बाला साहब ठाकरे जी ने मेरे सामने रखा, उस प्रस्ताव को मैंने स्वीकार लिया और मैं शिवसेना बीजेपी के साथ आरपीआई चली गई और युति की महायुति हो गई। और 2014 के चुनाव में महाराष्ट्र में कम से कम 42 सीटें जो है, 42 सीटें बीजेपी शिवसेना की चुनकर आई, 24 सीटें बीजेपी की चुनकर आई, 18 सीटें शिवसेना की चुनकर आई और 2 सीटें कांग्रेस की चुनकर आई, 4 सीटें एनसीपी की चुनकर आई। तो इसीलिए मैं जब उनके साथ चला गया तो माहौल एकदम बदल गया और पूरा दलित समाज जो है ये बीजेपी शिवसेना के साथ आ गया। तो अभी जो शिवसेना का जो सवाल आपने किया है, हाँ। एकनाथ शिंदे अब तो शिंदे गुट अलग है और उद्धव जी अलग हो गए हैं। हाँ। तो ये लोग जानना चाहते हैं कि इनसाइड स्टोरी क्या थी, क्योंकि हिंदुत्व के नाम पर वो कहते हैं कि हिंदुत्व की रक्षा नहीं हो रही इस सरकार में, इसलिए शिंदे गुट अलग हो गए। और अब लोग जानना चाहते हैं कि असल जो शिवसेना है वो कौन सी है। बात सही है कि जब माननीय अमित शाह जी एक बार मुंबई आए थे, मातोश्री बंगले पर माननीय उद्धव ठाकरे जी को मिलने के लिए गए थे, वहाँ उनकी दोनों की बातचीत हुई और ये बातचीत हुई कि हम लोकसभा में विधानसभा में एक साथ रहेंगे, दोनों मिलकर सत्ता बनाएंगे, सत्ता में 50-50% भागीदारी लेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री पद का कोई आश्वासन माननीय अमित शाह जी ने नहीं दिया था। लेकिन जब 2019 के चुनाव में जब दोनों एक साथ आए, जब दोनों अलग लड़े, तब बीजेपी की सीटें 122 चुनकर आई थी 2014 में, शिवसेना की 65 सीटें चुनकर आई थी, 63 सीटें चुनकर आई थी जी। लेकिन जब ये दोनों एक साथ लड़े तब बीजेपी की 105 सीटें चुनकर आई और 54 सीटें शिवसेना की चुनकर आई। इन्होंने माहौल ऐसा बनाया माननीय उद्धव ठाकरे जी ने कि हमें 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद मिलना ही चाहिए। तो 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद का आश्वासन नहीं दिया था तो क्यों देंगे मुख्यमंत्री पद उनको। तो इसीलिए मतलब दोनों में दरार पैदा हुई और जो नहीं होना चाहिए था वो
हो गया। जिस कांग्रेस और एनसीपी का बाला साहब ठाकरे जी ने जिंदगी भर विरोध किया था, उस कांग्रेस पार्टी के साथ, उस एनसीपी के साथ माननीय उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री पद के लिए मतलब उन्होंने उनका बीजेपी को छोड़ दिया। हाँ। बीजेपी के पीठ में खंजीर खुपसने का काम किया, धोखा देने का तो उसका बदला काम जो है वो किया। शिंदे गुट के जरिए ले लिया गया। हाँ, तो शिंदे गुट जो है, तो शिंदे गुट का कहना तो शुरू से था, शिंदे जी के मन में था कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस कांग्रेस और एनसीपी का बाला साहब ने विरोध किया, उनके साथ क्यों जाना है। अच्छा, ये जो पॉलिटिक्स है सर, इस तरह की ये जोड़ तोड़ की कह लीजिए, ये जो हिंदुस्तान से लेकर के ब्रिटेन तक है, और अभी ब्रिटेन में जो वजीर आजम बने हैं, जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो ऋषि सुनक बने हैं। अब वो वहाँ के जब प्रधानमंत्री बने, पीएम बने ब्रिटिश के, तो कुछ लोगों ने यहाँ सवाल उठा दिए कि जब वहाँ पर एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो हिंदुस्तान में मुसलमान प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता। ये इस तरह के जो सवाल हैं, ये हर चीज़ में, हर बात में हिंदू मुस्लिम लेकर के आ जाना, इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, तो मतलब अगर वहाँ हिंदू समाज का, अगर ऋषि जी हिंदू समाज के हैं, ओरिजिनल इंडियन हैं जी, और उनको वहाँ कई दिनों से वहाँ की राजनीति में हैं और बहुत बड़े पॉपुलर लीडर के रूप में उन्होंने काम किया है, अर्थ मंत्री के माध्यम से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो आज उनको ऐसा मौका मिला है कि भाई ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, जिस ब्रिटेन ने कई साल तक, 150 साल तक भारत पर राज किया था, उसी ब्रिटेन पर राज करने का मौका आज भारत को मिला है। तो ये अपने लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और ठीक बात है, अगर वहाँ हिंदू अगर प्राइम मिनिस्टर बनता है तो यहाँ मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर तो बनना चाहिए। लेकिन आप लोग जानते हैं कि यहाँ के राष्ट्रपति, बहुत सारे यहाँ के राष्ट्रपति मुस्लिम बने हैं, तो इसीलिए मुस्लिम समाज को कोई अवॉइड नहीं करता है। मुस्लिम समाज है, इसीलिए हम लोग हैं। हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हैं, या भाईचारा मजबूत है। कभी कभी थोड़ी सी गड़बड़ होती रहती है, लेकिन हिंदू मुसलमानों में एक साथ रहने की आदत है और भारत में मुसलमानों को रहने का अधिकार है और हिंदू के साथ दोस्ती करके यहाँ मुसलमान रह रहा है। अगर कभी ऐसा भविष्य में मौका आता है तो मुस्लिम भी यहाँ का प्रधानमंत्री बन न सकता है। लेकिन इस देश के राष्ट्रपति पद पर 3-4 बार मुस्लिम उम्मीदवार को मौका मिला है, ये भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि मुसलमानों को अवॉइड नहीं करना चाहिए या नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है उसमें तो कोई मुस्लिम वजीर नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है। नकवी साहब हट गए, उनके बाद तो किसी को और को मौका मिला नहीं। तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी कहती थी कि कांग्रेस मुक्त देश बनाएंगे, और अब मुस्लिम मुक्त बीजेपी और मुस्लिम मुक्त हुकूमत बन गई। नहीं, ऐसा नहीं। मुस्लिम मुक्त हुकूमत की भूमिका माननीय नरेंद्र मोदी जी की नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने मतलब भाईचारा मजबूत करने का काम गुजरात में भी किया था। उन्होंने मतलब सभी जाति वर्गों को एक साथ लाने के लिए उन्होंने आंदोलन भी किया था, उन्होंने रैली भी निकाली थी। और इसीलिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मुद्दे को आगे बढ़ाया है। और जो जो योजनाएं उन्होंने बनाई है उसमें मुस्लिम समाज को भी फायदा मिलता है। मुस्लिम समाज को अवॉइड करने का बिल्कुल उसमें उद्देश्य नहीं है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे मंत्रालय ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया कि जो SC ST OBC में जो लोग नहीं है, ऐसे लोगों को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया। जिनका उत्पादन ईयरली 8 लाख के अंदर है, उस फैमिली को, चाहे वो हिंदू फैमिली हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या सिख हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, जैन हो, सभी जाति धर्म के लोगों को 10% आरक्षण का फायदा होता है। तो इसीलिए हम मुस्लिम के विरोध में नहीं है। लेकिन नकवी जी को मंत्री बनाया था, वहाँ शाहनवाज हुसैन बिहार के मंत्रिमंडल में, वहाँ मंत्रिमंडल वो थे उधर। हाँ, शाहनवाज हुसैन भी जो है वो चूंकि सरकार चली गई तो उनकी भी वजारत चली गई, आसपास ही ऐसा हुआ है, कुछ दिन के बीच ही ऐसा हुआ है। भविष्य में मोदी साहब विचार करेगा और कोई मुस्लिम लीडर को केंद्र के मंत्रिमंडल में लेने के लिए जरूर कोशिश करेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। केजरीवाल जी जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि जो करेंसी है, जो नोट हैं, पैसे हैं, मतलब जो कागज वाले नोट हैं, उनके ऊपर गणेश जी की और लक्ष्मी जी की अब वो महात्मा गांधी के साथ तस्वीर छपनी चाहिए, तो जो आर्थिक हालात अगर खराब है वो ठीक हो जाएंगे। हाँ, मुझे लगता है कि केजरीवाल जी एक बहुत बड़े राजनीतिक आदमी हैं। ये तो सोशल आदमी थे, NGO का काम करने वाले थे, लेकिन अभी बड़े राजनीतिक बन गए हैं।
उनको दिल्ली की सत्ता भी मिली, तो 2 बार में मिली है, अभी पंजाब में सत्ता मिली है जी। अभी वो ये कार्ड खेलना चाहते हैं कि भाई गांधी जी के करेंसी में जहाँ गांधी जी का फोटो है वहाँ लक्ष्मी और गणेश का फोटो लगना चाहिए। तो उनके सामने गुजरात का इलेक्शन है, गुजरात के इलेक्शन में वो हिंदू कार्ड खेलना चाहते हैं। वो तो ऐसा हिंदू कार्ड खेल कर दिल्ली में सत्ता में आए नहीं है। हाँ, बार बार बीजेपी पर वार करते रहे, हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी पर अटैक करते रहे, और अभी बोलते हैं कि भाई ये नोटों पर मतलब लक्ष्मी और गणेश का फोटो होना चाहिए। ये मतलब इनका पूरा का खोखलापन है, ये इसमें मतलब कोई इनके दिल की ये बात नहीं है। ये तो बोल रहे हैं कि मेरे दिल में आ गया, लेकिन ये राजनीतिक बात है, उनकी- ये राजनीतिक आप कह रहे हैं, ये राजनीतिक बात है। हाँ, मतलब ये जो राजनीतिक कार्ड के खेलना चाहते हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि गांधी जी की जहाँ प्रतिमा है वहाँ गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति लगना ठीक नहीं है। उनकी मांग सही नहीं है, ये जानबूझकर उन्होंने इसी तरह की मांग की है। लेकिन अगर किसी की प्रतिमा लगानी है तो कुछ नोटों पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगनी चाहिए। कांग्रेस ने भी इसी यही तरह कहा की है, हमारी कांग्रेस मांग के जो है। मनीष तिवारी हैं उनकी भी यही डिमांड है कि महात्मा गांधी के साथ वो भीमराव अंबेडकर साहब की लगनी चाहिए। नहीं, मनीष तिवारी की मांग है, लेकिन जब उनकी सरकार थी तब क्यों नहीं लगाई उन्होंने? जी। जब 70 साल तक वो सत्ता में रहे जी। तब कांग्रेस पार्टी ने कभी बाबा साहब को विचार नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी को इस कांग्रेस ने दो बार मतलब हराया था महाराष्ट्र में। हाँ। इसी कांग्रेस पार्टी ने कभी बाबा साहब की मेमोरियल का विचार नहीं किया। 26 अलीपुर रोड है, बाबा साहब ने वहाँ संविधान लिखा, उधर कोई उन्होंने मतलब सही उसका मेमोरियल बनाया नहीं। या जनपद रोड पर मोदी साहब ने मतलब वो 26 अलीपुर रोड का मेमोरियल बनाया। जनपद रोड पर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाया। मुंबई में 3600 करोड़ की ज़मीन हिंदू मिल की बाबा साहब के मेमोरियल दी, और वहाँ कम से कम 700-800 रुपया खर्चा करके वहाँ बड़ा मेमोरियल पूरा इंटरनेशनल हो रहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी खाली बात करती है ये संविधान बदलेंगे, ये संविधान बदलेंगे। आपने कितने बार संविधान बदला है? आपने बहुत बार संविधान में अमेंडमेंट किया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी संविधान को मजबूत करने वाले प्रधानमंत्री है। बीजेपी संविधान को मजबूत कर रही है। दुनिया के नंबर 1 के पॉपुलर लीडर के रूप में मोदी जी है, और मोदी जी बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ। तो इसलिए मनीष तिवारी की जो मांग है उसमें कुछ अर्थ नहीं है। लेकिन हमने बहुत सालों से ये मांग की है। जब कांग्रेस पार्टी थी तब भी हमने मांग किया था। तो भविष्य में जरूर मोदी जी बाबा साहब की प्रतिमा एकादे नोट पर लगाने के बारे में विचार कर सकते हैं। बिल्कुल। ये बताइए साहब कि जो दलित वर्ग है उसकी सियासत तो सभी कोई करते हैं, और अब ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस से चूंकि एक एक करके सब लोग अलग हो गए। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को अभी प्रेसिडेंट बनाया गया है, प्रेसिडेंट चुना है पार्टी ने, और वो दलित समाज से है। आपको लगता है कि कुछ फर्क पड़ेगा? और जो एक इल्ज़ाम लगता था पार्टी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, कि ये परिवारवाद को बढ़ावा देती है, उसके ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगने बंद हो जाएंगे? नहीं, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे समाज के हैं, दलित समाज के हैं जी। उनको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने का मौका मिला है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन उनका करते हैं। वो अच्छा काम करेंगे ये हमें उम्मीद है, आशा भी है। हाँ। लेकिन यहाँ मोदी जी का सामना करना ये कोई बच्चों की बात नहीं है। अगर राहुल गांधी जी पीछे हट गए तो खड़गे साहब कैसा मोदी जी का सामना कर सकते हैं? तो इसीलिए दलित समाज का अध्यक्ष बनाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई पूरा दलित समाज कांग्रेस के साथ जाएगा। जब तक मैं अगर यहाँ मोदी साहब के साथ हूँ तो फिर दलित समाज हमारे साथ है। हमारे बड़ी ताकत से बीजेपी के साथ ये समाज है। आपने यूपी में भी देखा है कि दलित समाज ने बहुत बड़ा सपोर्ट, अभी जो योगी जी मुख्यमंत्री बने माननीय योगी जी, तब दलित समाज ने मैक्सिमम वोटिंग जो है ये बीजेपी को किया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि खड़गे जी को बनाने से कांग्रेस पार्टी को कोई बहुत ज़्यादा फायदा होगा नहीं। लेकिन ये चर्चा खाली हो सकती है कि भाई गांधी फैमिली से हटकर
कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष एक बन गया है, दलित समाज का अध्यक्ष बन गया है, ये अच्छी चर्चा हो सकती है। ये ठीक बात आपको लगती है कि ये ठीक हुआ? ठीक हुआ, लेकिन ठीक होने वैसे नहीं है। अगर उन्होंने बनाया तो दलित समाज का अच्छी बात है, लेकिन उसका कोई फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा नहीं। ये बताइए साहब कि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि भारत जो है वो टूट रहा है, वर्गों में, मजहब के बीच दीवारें खींच रही हैं अलग अलग। आपने कहा कि सब मिलजुल करके रहते हैं, हिंदू मुसलमान के साथ रहता है, मुसलमान हिंदू के साथ रहता है, एक दूसरे के साथ दोस्ती और प्यार मोहब्बत के साथ वो रहते हैं। लेकिन कांग्रेस को ऐसा लगता है कि मोदी साहब और ये जो हुकूमत है या जो पार्टी है बीजेपी, वो तोड़ रहे हैं इस देश को, और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। इस यात्रा को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि इनका कहने में कोई दम नहीं है, क्योंकि अगर भारत जोड़ो इसी तरह की यात्रा निकालने से भारत को जोड़ने का कोई सपना पूरा नहीं होगा। भारत बोले मतलब भारत एक साथ ही है, हिंदू मुसलमान एक साथ ही है, और जो कोई आतंकवादी मुस्लिम लड़के होते हैं इसका विरोध सब लोग करते हैं। ये आतंकवादी कोई झगड़ा करने वाले हिंदू में भी इसका भी सब विरोध करते हैं। लेकिन हिंदू मुस्लिम समाज एक है, और यहाँ भारत को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने भारत को जोड़ा है, और राहुल गांधी जी भारत को तोड़ने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। इनकी भारत जो जोड़ो यात्रा नहीं, ये भारत तोड़ो यात्रा है, ऐसा मेरा कांग्रेस पार्टी पर आरोप है। आपको लगता है राहुल गांधी जो है वो इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वो कुछ सियासत की बारीकियां सीख पाएंगे? क्योंकि आप उनको सुनते हैं जब पार्लियामेंट में, तो कई बार आप भी मजाक बना देते हैं, दूसरे लोग भी मजाक बनाते हैं। सियासत में जो उनको बच्चा कहा जाता है, कुछ लोग तो अलग अलग तरह के नाम उनको देते हैं, जो कहना शायद ठीक नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि जो परिपक्वता है, सियासत की जो समझ है, वो आ जाएगी? मुझे लगता है कि राहुल गांधी को कब समझ आएगी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जिस तरह मतलब वो मोदी जी पर अटैक करते रहते हैं, और उसका फायदा मोदी जी को ज़्यादा होता है। अटैक करके एक आधी न्यूज़पेपर में आना, टीवी पर आना, ये समझ सकते हैं, लेकिन उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल होता नहीं। उससे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 42-44 सीटों तक ही सीमित रही है, ना उनको अपोजिशन लीडर का दर्जा भी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पार्टी को बढ़ाना बहुत बड़ा मुश्किल था, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने रिजाइन दे दिया। ऐसा उन्होंने नहीं करना चाहिए था, सामना करना चाहिए था। अगर तुम मजबूत है, ताकतवर है, तो सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए था। लेकिन ऐसा ना होकर उन्होंने रिजाइन देकर उन्होंने भागने का काम किया कांग्रेस पार्टी से छोड़कर, तो ये बात अच्छी नहीं हुई है। तो ठीक बात है। तो इसीलिए यहाँ हमारी एनडीए इतनी मजबूत है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हमको 400 से ज़्यादा सीटें हमको मिलेगी, और हम सत्ता में आएंगे। हम ताकत से लड़ने का काम करते रहेंगे, और अभी कई साल तक हम सत्ता में रहेंगे, क्योंकि यहाँ कांग्रेस पार्टी वैकेंसी खाली नहीं है किसी और के लिए। हाँ, अभी सियासत में वैकेंसी खाली नहीं है किसी और के लिए। वैकेंसी नहीं है। जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक मतलब इतनी सत्ता में मतलब सत्ता में रही, तो अभी हमको 50 साल तो रहने दो। हम 50 साल रहेंगे, 50 के करीब ही रहे, वो भी 70 नहीं रहे, वो भी 50 के आसपास ही रहे। 50 साल रहने दो, बाद में तो तुम आइए, देखा जाएगा क्या होगा, बाद क्या होगा। ये बताइए साहब, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आप अच्छे सियासतदान भी हैं, और कविताएं भी लिखते हैं, फिल्मों में एक्टिंग भी की है, और भी बहुत सारे काम सोशल वर्क के भी जो है आप करते रहते हैं, और घूमना फिरना भी आपको पसंद है। वो कौन से काम हैं जिनमें ज़्यादा मज़ा आपको आता है, करने में इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं, और कौन से वो काम हैं जिन्हें करना चाहेंगे आगे? भविष्य की क्या प्लानिंग है? मतलब जो तमन्ना होगी कि भाई ये काम तो मैंने नहीं किया, इसको मैं करना चाहता हूँ। नहीं, भविष्य में हमारा प्लानिंग ये है कि हर वर्ग को न्याय मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय मिलना चाहिए, शैक्षणिक न्याय मिलना चाहिए। जिनको शिक्षा मिलती नहीं उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारे मंत्रालय के माध्यम से जो उच्च शिक्षा के लिए 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ इतने पैसे 4-5 साल के कोर्स के लिए लगते हैं, लेकिन हमारे मंत्रालय के माध्यम से हम कम से कम 125-130 स्टूडेंट को भेजते हैं बाहर के एजुकेशन के लिए, और भी संख्या बढ़ाने का प्रयत्न हमारा है। बहुत सारी स्कीम हमारी है कि उसके माध्यम से हम लोगों को न्याय देना चाहते हैं। दिव्यांगजन लोग है, ट्रांसजेंडर लोग है, नशा करने वाले लोगों को नशा मुक्त करना चाहते हैं, ओल्ड एज के लोगों को पूरी मदद हम करना चाहते हैं।
दलित समाज के जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको पूरी मदद करना चाहते हैं, ओबीसी समाज है उसको हम पूरी मदद करना चाहते हैं, ओबीसी समाज में जो मुस्लिम कम्युनिटी आती है, बहुत सारी 80% मुस्लिम कम्युनिटी मंडल कमीशन के ओबीसी के रिजर्वेशन में आती है, 80% मुस्लिम, उनको हम न्याय दे देना चाहते हैं। तो इसी तरह मतलब भविष्य में हमारी कोशिश ये है कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बने, आत्मनिर्भर भारत की माननीय नरेंद्र मोदी जी की भूमिका गांव-गांव तक पहुंचे। एक आखिरी सवाल ये है कि जो आपकी मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, काम करने की कितनी आज़ादी है, और कभी प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन तो नहीं आता नाराज़गी भरा कि भाई मैंने ये काम बताया था ये क्यों नहीं हुआ, ये आपकी ये शिकायत है? नहीं, ऐसा कभी फ़ोन आया नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो चाहते हैं वही हम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि भाई हमारा मंत्रालय सबका मंत्रालय है, मेरा मंत्रालय कम से कम 85% लोगों को रिप्रेजेंटेशन करता है। मेरे मंत्रालय में शेड्यूल कास्ट आते हैं, डीएनटी आते हैं, ओबीसी आते हैं, ओल्ड एज के लोग आते हैं, दिव्यांगजन लोग आते हैं, अनाथ लोग आते हैं, ट्रांसजेंडर आते हैं। तो ऐसे मिलाकर अगर हम पॉपुलेशन का हिसाब करेंगे तो कम से कम 85% से ज़्यादा पॉपुलेशन मेरे मंत्रालय के अंतर्गत आती है, और मोदी साहब जो चाहते वही हम करते रहते हैं। हमारे माननीय वीरेंद्र सिंह जी, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हम जो सबसे ज़्यादा मंत्री हमारे मंत्रालय में है, 3 राज्य मंत्री है, एक कैबिनेट मंत्री है, तो हम अपना अपना काम जो दिया है वो तो काम हम बहुत अच्छी तरह करते हैं। और ऐसा कभी मोदी साहब का फ़ोन आया नहीं कि भाई ये काम नहीं हुआ है, हर काम हम प्यार से करते हैं। और इसीलिए हर आदमी जो हमारे पास आता है, मुझे रोज़ 400-500 लोग मिलते हैं, हर एक का फ़ोन करते हैं, हर एक के लिए पत्र भी देते हैं, और कोई मीटिंगें भी मैं करता हूँ, और उसके माध्यम से लोगों को न्याय देने का काम हम करते हैं। तो इसीलिए मेरा मंत्रालय मजबूत करने का काम जो है, मेरे मंत्रालय का इस साल का बजट 1,42,342 करोड़ का मेरे मंत्रालय का बजट है, और दूसरे मंत्रालय के बजट के कंपैरिजन में मेरे मंत्रालय का बजट बहुत ज़्यादा बजट है, और इस बजट को हर आदमी तक पहुंचाने का काम हमारे मंत्रालय का है। हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।